अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। आज से कई दहाइयों पहले मौजूदा पाकिस्तान का एक छोटा गांव है कहले मियांवाली के आसपास, जहां मुस्तकबिल का एक लीडर पैदा होता है और बड़ा होकर ये आला तालीम के लिए ऑक्सफ़ोर्ड भी जाता है। और जब इसे मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलता है, यानी जब ये वज़ीर आज़म बनता है, तो ये ना सिर्फ अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाता है, बल्कि ऐसे फ़ैसले करता है, ऐसी पॉलिसीज़ लाता है, ऐसे रिफ़ॉर्म्स या इस्लाहात करता है जिससे मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करता है और आगे जाके उसका मुल्क जो है वो एक बड़ी ताकतवर मईशत बन के उभरता है। बदकिस्मती से आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उसको तारीख़ में हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। ये कहानी है कांग्रेस लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कि इंडिया के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका इंतकाल बिल्कुल हाल ही में हुआ है, क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल पीएम क्यों कहा जाता था, ये भी एक अलग कहानी और बड़ी दिलचस्प कहानी, इस पे वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। मगर वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जो उनकी सिविल सर्विसेज का करियर, उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट पोजीशंस पे सर्व किया। जो भारत का मरकज़ी बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर भी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। और जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने 1991 की बात है, तो उस वक्त इनका एक कोट बड़ा मशहूर था जो इन्होंने पहली बजट स्पीच में दिया था। बल्कि एक जुमला कहा था, उन्होंने ये कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया उस टाइम हैज़ कम। और वहाँ से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इन्होंने अपने रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए, इंडिया को डीरेगुलेट किया, उनकी इकॉनमी को लिबरलाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई और भारत को तरक्की की के एक ऐसे सफ़र पर डाल दिया जिसके बाद वो दुनिया की तेज़ तरीन ग्रो करने वाली इकॉनमीज़ में से एक बन गई। यूँ कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह का किरदार जो इंडिया आज हम देखते हैं, उसके अंदर बहुत ही कलीदी है और बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। भारत का जीडीपी 1991 में तकरीबन 270 अरब डॉलर था और भारत उस वक्त दुनिया की 70वीं 17th लार्जेस्ट इकॉनमी थी। और जब उन्होंने अपनी सेकंड टर्म, क्योंकि इनकी 2 टर्म्स थी एज़ प्राइम मिनिस्टर, वो ख़त्म की 2014 में, उस वक्त भारत का जीडीपी 2 खरब डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। ये तकरीबन आप कह सकते हैं 7.5 गुना इजाफा था जीडीपी के साइज़ में, यानी इकॉनमी के साइज़ में। और उस वक्त तक इंडिया दुनिया की 9th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर एक कैवियट देना ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 91 से 96 तक, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी और बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी। वाजपेयी साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के। और बाद में मनमोहन सिंह 2004 में दोबारा से वज़ीर आज़म बने थे और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया था अपनी पॉलिसीज़ को। लेकिन जो बीच में भी जो ग्रोथ आई थी और जो अगले कई साल तक जो इंडिया की ग्रोथ आई है, उसकी जो बुनियाद थी वो मनमोहन सिंह ने पहले ही रख दी थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उन्होंने डीरेगुलेट किया था इंडिया को, लिबरलाइज़ कर दिया था इकॉनमी का, नहीं पूरी दुनिया के लिए उन्होंने इंडियन इकॉनमी को खोल के रख दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो करना शुरू किया था। लेकिन चलें, अगर आप मनमोहन सिंह का मवाजना कर रहे हैं कंपैरिजन का, और जब 2004 में वज़ीर आज़म बने थे तब से, उस लिहाज से भी देखा जाए तो जो इंडिया का जीडीपी था 2004 में और जो 2014 में था जब इनकी सेकंड टर्म ख़त्म हुई, उसमें भी मनमोहन सिंह ने तकरीबन 2.5 गुना इजाफा किया। और यही वो दौर था जो भारत की तारीख़ में जो जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से सबसे अहम था। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई, स्पेशली जो मनमोहन सिंह की सेकंड टर्म थी एज़ प्राइम मिनिस्टर, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेस के साथ, यानी 8% पर ईयर के साथ इंडियन इकॉनमी ने ग्रो किया, जो उस दौर में दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ थी। अब जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। 91 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उस वक्त इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा तकरीबन $304 था और 2014 में ये तकरीबन $1500 तक जा चुका था, जो कि तकरीबन 5 गुना इजाफा है। और अगर 2004 से ऑनवर्ड देखा जाए जब ये वज़ीर आज़म बने, तो भी तकरीबन 2.5 गुना इजाफा है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक इंडिकेटर होता है। जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उस वक्त इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 6 अरब डॉलर से भी कम थे। और उस वक्त जो इनका बैरूनी कर्जा था वो 72 अरब डॉलर था। आप यूँ कह लीजिए कि जो इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो फॉरेन डेट का सिर्फ 8% थे। और जब 2014 में इनकी टर्म के अख्ताम तक ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनके तकरीबन 310 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे, जो कि 50 गुना इजाफा है 1991 के मुकाबले में।
ऑब्वियसली इस दौरान जो फ़ॉरेन डेट है वो भी बढ़ा, वो 72 अरब से बढ़ के तकरीबन 440 अरब तक पहुंच गया था। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे 2014 में, यानी जब मनमोहन सिंह की टर्म एंड हो रही थी सेकंड वाली, वो परसेंटेज के लिहाज से 70% थे इनके फ़ॉरेन डेट का, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है कंपेयर टू 1991 जब वो सिर्फ 8% थे फ़ॉरेन डेट का। चले अब नंबर से आगे की बात करते हैं कि ये नंबर्स या ये ग्रोथ इन्होंने अचीव कैसे की। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। मनमोहन सिंह जो है वो सितंबर 26 1932 गाह नामी एक विलेज, एक गांव में पैदा हुए जो पाकिस्तान में है, मौजूदा पाकिस्तान में। आप कह लें ये रावलपिंडी से तकरीबन 75 किलोमीटर साउथ और मियांवाली से तकरीबन 135 किलोमीटर ईस्ट पे वाक़या है। और जब 1947 में पार्टीशन बंटवारा हुआ तो अपनी फैमिली के साथ ये इंडिया चले गए। इन्होंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर ये आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए जहाँ इन्होंने इकनॉमिक्स में एजुकेशन हासिल की। बाद में इन्होंने एकेडमिक के तौर पे भी सर्व किया और फिर कुछ अरसे बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी पढ़ने इन इकनॉमिक्स अगेन। और बाद में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी सर्व किया बिफोर स्टार्टिंग इस करियर एज अ ब्यूरोक्रेट। और अपने सिविल सर्विस करियर में जब ये गवर्नर थे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने जो अपनी सियासी जमात है कांग्रेस, उसकी लेफ़्ट विंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। ख़ुद नज़रियाती तौर पर लिबरल थे और ये मानते थे कि भारत को तरक्की करने के लिए अपनी इकॉनमी को खोलना पड़ेगा, दुनिया के साथ ट्रेड करनी होगी। और जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने ऐसे ही किया। जिस वक्त मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने 91 में, उससे थोड़ा पहले और उस दौरान भी भारत शदीद इक़्तिसादी मुआशी बहरान से गुज़र रहा था, इकनॉमिक क्राइसिस था, गल्फ़ में वॉर लगी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से तेल की कीमतें जो है वो आसमान पे थीं। और जो भारतीय एक्सपैट्रिएट्स, ओवरसीज़ इंडियंस, एनआरआईज़ जिनको कहते हैं, वो रेमिटेंसेस जो भेजते थे भारत को, ऑब्वियसली उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और क्योंकि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की एक मेन सोर्स होती है रेमिटेंसेस, इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के लिए जो लेबर एक्सपोर्ट करती हैं, तो इंडिया के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स भी डिप्लीट करना शुरू हो गए और इतने गिर गए कि 6 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। और उस वक्त उनका बैरूनी कर्जा, फ़ॉरेन डेट 72 अरब डॉलर था, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। तो डेट सर्विसिंग मुश्किल हो जाती है। और ये उस टाइम पे हो रहा था जब इनका अंदरूनी मामलात भी कोई बहुत ज़्यादा साजगार नहीं थे, वहाँ भी परेशानियाँ थीं। जो पाकिस्तान का केस था ट्विन डेफिसिट्स वाला, एक्सटर्नल डेफिसिट इंटरनल डेफिसिट, भारत का कुछ ऐसा ही सिलसिला था। बजट खसारा बढ़ता जा रहा था, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, तो डिफ़ॉल्ट एमिनेंट था। तो उससे बचने के लिए ओबियसली जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे नरसिम्हा राव, क्योंकि मनमोहन सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, नंबर 2 होता है वज़ीर आज़म का। इन दोनों ने मिलकर बेसिकली आप कह लें कि इस हुकूमत ने आईएमएफ के साथ बेल आउट पैकेज साइन किया, करना पड़ा क्योंकि डिफ़ॉल्ट से बचाना था। वैसे नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म कैसे बने सोनिया गांधी के होते हुए, जो कि कांग्रेस की पार्टी लीडर भी थी और गांधी फैमिली से भी हैं, ये एक अलग स्टोरी है, आज का मौजू नहीं है। वापस आते जी बेल आउट पैकेज। पाकिस्तानी ऑडियंस को तो बहुत अच्छी तरह पता है कि आईएमएफ का जो पैकेज होता है वो कंडीशंस के बगैर तो आता नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला था। जैसा कि आईएमएफ करता है, उन्होंने बड़ी मुश्किल शराइत रखी। मसलन जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप है उसको ख़त्म करना, इंपोर्ट टैरिफ्स को कट करना, फिर डेवलपमेंट स्पेंडिंग को कट करना, सब्सिडीज़ को कट करना, वही जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में भी होती रही हैं। तो ये वो शराइत हैं कि इनको अगर कोई पॉलिटिशियन फाइनेंस मिनिस्टर बन के इम्प्लीमेंट करता तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होती, ज़ाहिर है उसका करियर स्टेक पे आता, क्योंकि ये पॉपुलर डिसीजन नहीं होते, आवाम को बड़ी कीमत देनी पड़ती है और वो आवाम में पॉपुलर नहीं होते। तो ऐसे हालात में नरसिम्हा राव ने सोचा कि भाई कोई ए पॉलिटिकल पर्सन, जो गैर सियासी बंदा, उसको फाइनेंस मिनिस्टर अगर बनाया जाए तो वो ये इम्प्लीमेंट करे। और लिहाजा ये इसी वजह से मनमोहन सिंह को चुना गया था, इनको अपॉइंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। और जिस काम के लिए उनको लाया गया था उन्होंने वही किया और बहुत सारे बोल्ड और अनपॉपुलर डिसीजंस लिए, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल वोट बैंक तो था नहीं मनमोहन सिंह का जो उन्होंने सेव करना होता। तो पहले ही महीने में हुकूमत बनने के बाद जो उन्होंने बजट पेश किया, वो इस तरह का बजट था जिसको पाकिस्तान में आईएमएफ बजट के नाम से भी जाना जाता है। यानी बेल आउट लेने के बाद फ़ौरन जब हुकूमत बजट पेश करती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर वो शराइत होती हैं, वो मेजर्स होते हैं जो आईएमएफ की शराइत को रिफ़्लेक्ट करते हैं, ज़ाहिर है उसको मीट करने के लिए, क्योंकि आपने ये एग्री कर लिया होता है आईएमएफ से बेल आउट करते हुए कि हम ये मेजर्स लेंगे, और वो बजट में ही आप अनाउंस करते हैं। बहरहाल इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन्होंने करेंसी डीवैल्यू की, इंपोर्ट टैरिफ्स रिड्यूस किए, और उसके अलावा प्राइवेटाइज़ किया जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ थी लॉस मेकिंग उनको,
यही डिमांड्स कुछ IMF की पाकिस्तान से भी होती हैं। बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में जहाँ पर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को ये मौके मिलते रहे, IMF ने इसी तरह की रिफॉर्म्स की डिमांड की और वहाँ पर पॉलिटिशियन ऐसा किया नहीं। ओवरऑल करने एक आध रिफॉर्म कर भी लिए बट ज़्यादातर नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक IMF के जो साइकिल है उसमें फंसा हुआ है। लेकिन नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ये जो डो था, इन दोनों ने जो है ऐसा नहीं किया। दे पुश थ्रू द रिफॉर्म्स और वही हुआ जिसका डर था कि इनको इसकी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी कांग्रेस को, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स को तरजीह दी पॉलिटिकल पार्टी के बजाय। और उसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि फिर जो अगला इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस को मार पड़ी और वो इलेक्शन हार गए और बीजेपी की हुकूमत बन गई और मनमोहन सिंह जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए इन दी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब कांग्रेस ने खमियाजा तो भुगता, इलेक्शन हार गए और मनमोहन सिंह को अपोजिशन में जाना पड़ा अपनी पार्टी समेत। लेकिन जाते जाते वो ये काम ज़रूर कर गए जिसने भारत की जो तरक्की आनी थी, आगे जो ग्रोथ आनी थी, उसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। यानी जो इन्होंने गेम चेंजिंग इंडस्ट्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, जो डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज़ किया इकॉनमी को, और वो बहुत सारे हर्डल्स, रुकावटें दूर की जो इंडस्ट्री को ग्रो करने से, फ्लॉरिश करने से रोकती हैं। तो ऑलरेडी इंडिया की जो इकॉनमी है उसको एक ग्रोथ पाथ पे उन्होंने सेट कर दिया। जब 2004 में दोबारा से इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने इतनी सीट्स जीत ली कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में आ गए। और सोनिया गांधी, कि गांधी फैमिली से हैं, पार्टी हेड हैं, तो वो प्राइम कैंडिडेट थी। लेकिन हुआ ये कि एक कानूनी पेचीदगी की वजह से वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकी। तफसील में नहीं जाता, लेकिन यूँ समझ लें कि उनकी इटालियन सिटीज़नशिप की वजह से उनका रास्ता जो है वो हमवार नहीं था। और इन द मीन टाइम उनको लगा कि ऐसा कैंडिडेट नॉमिनेट करना चाहिए ऑब्वियसली जो पार्टी लॉयल भी हो, सोनिया गांधी के साथ उसकी लॉयल्टी हो, सुनता हो, उनकी काबिल भी हो। और मनमोहन सिंह जो है वो ये क्राइटेरिया मीट करते थे, इसीलिए उनको फिर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और वो वज़ीर आज़म बन गए। जब भी उनको एक्सीडेंटल PM भी कहा जाता है, क्योंकि वो चॉइस नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और मज़ीद ये जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं मनमोहन सिंह के हवाले से और इनकी जो प्रीमियरशिप थी उनके हवाले से पता यही चलता है कि वज़ीर आज़म इनको बना दिया गया था, पावर्स भी दे दी गई थी, लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी इनके पास नहीं थी, वो फिर भी सोनिया गांधी के पास थी। पाकिस्तानी ऑडियंस यूँ समझ सकती है कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था, जिस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे, तो कुछ इस तरह का ही सीन था। लेकिन यहाँ पर जो इनके दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है मनमोहन सिंह के और सोनिया गांधी के, जितना मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, उससे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप था। सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा उनको लाइक करती थी और लाइक वाइज मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा लॉयल थे सोनिया गांधी से। और लेकिन इनकी रेपुटेशन की वजह से और जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप था, इसकी वजह से मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसे फ़ैसले भी किए जिस पे शायद सोनिया गांधी तैयार नहीं थी, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट थी बहुत सारी। जैसे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होते हैं। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो फ़ैसले नहीं ले पाती, क्योंकि अगर उनको अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बचानी है तो वो ऐसे फ़ैसले कभी नहीं करेगी जिससे उनके जो कोलिशन पार्टनर है वो नाराज़ हो जाए। यहाँ पे उल्टा हुआ, मनमोहन सिंह ने ही पुश थ्रू सम डिसीजंस जो कि सोनिया गांधी उस पर ऑन बोर्ड नहीं थी। जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसके मुताबिक कुछ इनकी कोलिशन पार्टनर्स भी ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर लिया। और इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी, मनमोहन सिंह की एक रेपुटेशन थी, उसकी वजह से वो जब पार्लियामेंट में अपने डिसीजन अप्रूव करवा लेते और बड़े नैरो मार्जिन से ही सही लेकिन करवा लेते थे। ऐसे कुछ डिसीजंस हुए। जो सबसे एक फ़ेमस इनका कह लें कि एक पॉलिसी थी, वो था एक एनर्जी डील थी अमेरिका के साथ, जो कि ना सिर्फ उसने इंडिया के लिए जो है एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, बल्कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का भी आगाज़ किया। उसके लिए भी बड़ी अपोजिशन थी, बहुत प्रेशर था, बट मनमोहन सिंह जो है वो एडामेंट थे। उन्होंने कहा कि ये करनी है और उन्होंने पार्लियामेंट में इसको बहुत नैरो मार्जिन से अप्रूव करवाया और ये डील हो गई। और उनकी आर्गुमेंट ये थी कि जो इंडिया की, क्योंकि जब इकॉनमी को ग्रो करना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, और यही वजह है पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया कि एक टाइम पे पाकिस्तान, स्पेशली मुशर्रफ गवर्नमेंट ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, तो उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जब ग्रो करी थी एनर्जी चाहिए थी और हमारे पास तो एनर्जी ही नहीं थी। तो एनर्जी होती तो आप फिर आगे इकनॉमिक ग्रोथ भी लाते। ऐसा इंडिया में नहीं था। उन्होंने जब ये डील कर ली, न्यूक्लियर डील थी, तो इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन है वो भी ख़त्म हो गई। और साथ ही में उनकी जो एनर्जी की जो नीड थी वो पूरी हो गई।
और उनकी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, इसमें ये कामयाब हो गए और ये बड़ी एक लैंडमार्क किस्म की डील थी। मनमोहन सिंह की जो यही नेचर थी कि पुश करना उन चीज़ों पे जो वो बिलीव करते थे, ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर डीरेगुलेशन करना, और ये न्यूक्लियर डील जो की थी यूएस के साथ, इन्होंने इंडियन इकॉनमी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। और 2009 में मनमोहन सिंह जो है वो ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इन 50 ईयर्स। इंडिया की 50 साल हिस्ट्री में जो है वो एक सबसे लंबा अरसा सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए और कांग्रेस को री इलेक्ट करवाया एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ अपनी सेकंड टर्म में, जब ये दोबारा वज़ीर आज़म बने। और जो ज़्यादा इनकी समझ लें कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी वो भी सेकंड टर्म में आई थी। उस वक्त इंडिया की इकॉनमी जो है 8% से ग्रो कर रही थी, जो कि सेकंड फास्टेस्ट थी पूरी दुनिया में। और इनकी इम्प्रूव परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था, जिनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी ऑनेस्टी की वजह से लोग उन पर ट्रस्ट करते थे, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत रेयर क्वालिटी थी। अब कुछ की डिसीशंस पे दो चार पे हम रोशनी डालते जो उन्होंने किए। तो इन्होंने कुछ ऐसे कवानीन बनाए, इंट्रोड्यूस करवाए, जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन मसलन एक्ट था एक, जिसमें अलाउ किया गया कि भाई आप गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लें, कोई भी ले सकता है, कोई भी शहरी, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें गारंटी किया गया था लाइवलीहुड फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 डेज़, यानी 100 दिन का रोज़गार कम से कम होना चाहिए। ये वो मेजर्स हैं जिनको बाद में इकोनॉमिस्ट ने कहा कि रूरल इनकम्स बड़ी इंप्रूव हुई इससे, और इसकी वजह से जो लोग पावर्टी से निकले, गुर्बत से बाहर आए, एक बड़ा उसमें मतलब कमी हुई। ये एक बड़ा फैक्टर था। फिर ये मज़ीद लॉ लेकर आया जिसमें गारंटी दी गई कि भाई राइट टू फ्री एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। और इसकी वजह से जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट था, यानी जो बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। तो एजुकेशन पे भी इन्वेस्टमेंट की, न सिर्फ ये कि इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया, एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया, जिसके आज डिविडेंड मिल रहे हैं इंडियन इकॉनमी को। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद, इन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद, जो जो आखिरी टाइम था इनका, जो सेकंड टर्म का लास्ट पीरियड था, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में इनका नाम आता रहा। नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट हिमसेल्फ, इनको पर्सनली इनके ऊपर कभी कोई केस नहीं बना जितना मैंने पढ़ा, लेकिन इन पर ये एलिगेशंस आती रही, ये इल्ज़ाम आते रहे कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स करप्शन में इन्वॉल्व है और आप साइलेंट हैं, आप पार्टी के लॉयल हैं, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। तो ये क्रिटिसिज्म बन रहा था और इस पर मीडिया ने काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। इसका जवाब भी दिया था मनमोहन सिंह ने, जब उनका आखिरी स्पीच था एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी स्पीच नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जर्नलिस्ट से इन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि तारीख़ उनको मुख्तलिफ़ तौर पे जज करेगी, और जो उस वक्त का मीडिया था उसके मुकाबले में ज़्यादा मेहरबान होगी, बेहतर तरीके से जज करेगी। और आज मनमोहन सिंह जो हैं वो हिस्ट्री बन चुके हैं, तारीख़ बन चुके हैं, और उनको कैसे जज किया जा रहा है ये मैं तो नहीं बताऊंगा, बल्कि आप इस वक्त रिपोर्ट्स पढ़ लें पिछले 1-2 हफ्ते में जो उनके बारे में छपी हैं, उनकी ऑबिचुरीज़ और उनके प्रोफाइल्स, इंक्लूडिंग माय रिपोर्ट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें किस तरह जज किया जा रहा है। बहरहाल मनमोहन सिंह जो है वो एक ऐसा हादसा थे, ऐसा एक्सीडेंट थे इंडिया की तारीख़ में, जो शायद उनको फ़ायदा पहुंचा गया। और मे बी इस तरह का एक्सीडेंट शायद पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साबित होता अगर कोई हो जाता, क्योंकि अगर आपने इस स्टोरी के अंदर नोट किया हो तो ये पॉलिटिकल थे, कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं था। इन्होंने पुश किया बहुत जगहों पे, जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो नाराज़ भी हुए, रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टूट सकती थी, लेकिन उन्होंने रिफॉर्म्स को पुश किया और फ़ायदा इंडियन इकॉनमी को हो गया। सो ऐसे मौके पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी मिले, मेरे ख़्याल में सबको ही मिले, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी इकॉनमी कवर की है और मैंने देखा है ऐसे ऐसे क्रिटिकल मोड़ पर जब आपको रिफॉर्म्स करने थे, मुश्किल फ़ैसले लेने थे, तो कोलिशन गवर्नमेंट बचाने के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए आपने ऐसे पॉपुलर डिसीजंस लिए जिन्होंने इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि पाकिस्तान अभी तक जो है वेट कर रहा है कि वो इस IMF के साइकिल से बाहर निकले। बहरहाल शायद कभी हमें भी कोई एक्सीडेंटल PM मिल जाए, या फिर अगर पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें कोई इतनी हिम्मत आ जाए कि वो कहें कि ठीक है यार, एक आध इलेक्शन हार जाएंगे कोई बात नहीं, लेट्स पुश थ्रू द रिफॉर्म्स। और ऐसा ही एक दफ़ा मैंने एक इंटरव्यू किया था मोहम्मद अली टब्बा साहब का, एक बहुत बड़े इंडस्ट्री से पाकिस्तान के, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मशवरा दिया था। वीडियो एंड करूँगा, इसी क्लिप पे सुनिए उन्होंने क्या कहा था। करने के लिए तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो इतने अनपॉपुलर होंगे। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ये फैसले नहीं करा सकते। जिस तरह आपने कहा कि पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हुए हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं, वो सब बिजनेस करते हैं, उनका पूरा एक लिंक जुड़ा हुआ है। उसका हल है कि आप
कोई 2-5 साल के लिए कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आए जो सारे रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये मुल्क सस्टेन ही नहीं कर सकता अभी।